यूजीसी का एक ऐसा नियम जिसने अगलों को नाराज कर दिया तो पिछड़े अपने साथ होने वाली बेइंसाफी की याद दिलाने लगे। लेकिन शहर दर शहर बढ़ते विरोध प्रदर्शन की वजह से सरकार के लिए यूजीसी का यह नया नियम आफत बन गया है। हम आपको बताएंगे वो कौन सा नियम है और इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से पिछड़ों के नाम पर अगलों में डर है। लेकिन पहले देखिए इस नियम के विरोध में कैसे देश में बवाल मचा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ, रांची से लेकर पटना तक बवाल मचा है। सवर्णों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और कई संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। वहीं दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के सामने सवर्ण छात्रों का विरोध प्रदर्शन बड़ा होता दिख रहा है और इसी वजह से वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया से शुरू हुई विरोध की लहर अब कैंपस तक पहुंच गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रशासनिक हलकों से लेकर सियासी गलियारों तक इस समय यूजीसी के इसी कानून की चर्चा है। यहां तक कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं के लेवल पर इसका विरोध शुरू हो गया है। सवर्णों के कड़े विरोध ने बीजेपी को इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। आज ये जिस तरीके से मोदी सरकार अपनी तुष्टीकरण, फूट डालो, राज करो की नीति कर रही है, इसे बिल्कुल वापस लेना चाहिए। हम एससी ओबीसी छात्र साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं, साथ में बैठ के छोला समोसा खाते हैं और ये फूट डालो, राज करो की नीति अपना रहे हैं। आर्टिकल 14 के अनुसार सबको समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को लिंग, जात, धर्म के अनुसार बांटने के नहीं दिया गया है। ये जो बिल आया है यूजीसी बिल, जिसके तहत ये मानती है सरकार कि विश्वविद्यालयों में जो अनुदान मिलता है या जो सर्टिफिकेट की जांच होती है, कॉलेज को वेरिफिकेशन होता है, अपने स्तर से यूजीसी जांच करती है। लेकिन ये बिल आने से अब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव जो है यूनिवर्सिटी में चल रहा है। जैसा कि बिल में प्रतीत होता है, लगभग 118% जो है भेदभाव चल रहा है। तो वही तो हम पूछना चाहते हैं कि भेदभाव किसके साथ नहीं हो रहा है? सिर्फ SC ST और OBC के साथ भेदभाव हुआ? पहले तो SC ST बिल था, फर्जी FIR करके लोगों पर लाद दिया, वो जेल के अंदर चल गया, सलाखा के बन के जेल से बाहर आया, अपराधी बन गया। तो अब तो OBC भी शामिल हो गए, अब तो महिला भी शामिल हो गई। यानी कहने का मतलब कि 80% लोग जो हैं वो जो है शोषण हो रहे हैं और ये 10% लोग जो हैं ये इनको कुछ नहीं। ये आप जैसे ही आपका जन्म ले लिए इसमें तो आपको कुछ नहीं है। आप बिल्कुल आप लोगों का शोषण करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। ये जो कानून है, जैसे कि हम छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, ना कि हम जातिवाद करने आते हैं। ये जो कानून है, ये अगर जातिगत टिप्पणी अगर हम कर देते हैं तो हम दोषी हो जाते हैं। ये बस ये जनरल के लिए है, SC ST के लिए नहीं है। SC ST ये इस पे पीड़ित आ जाते हैं। ये आप ही बताइए, अगर हम और हमारे साथ पढ़ने वाला व्यक्ति अगर उससे छोटा सा भी लड़ाई हो जाते, वो सारा दोषी हम ही हो जाते हैं। वो तो किसी तरह दोषी है। ये जब कानूनी ऐसे लागू कर दे रहे तो फिर क्या इसका हम कर रहे हैं? अगर सवर्ण समाज के बंदे पर, बच्चों पर अगर किसी प्रकार का इस टाइप का आरोप लगता है तो उनकी बात सुनने वाला कौन होगा? सवर्ण समाज इस बात का सबसे बड़ा विरोध कर रहा है। और दूसरी बात, सवर्ण समाज इतना ताकतवर है कि मंडल कमीशन और SC ST वो भूल चुका है और हमारे बच्चे भी जानते हैं कि वो इतने ताकतवर हैं। -40 वाले नहीं है भैया, वो 99 वाले हमारे बच्चे पैदा होते हैं। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा है और बिल सवर्णों के खिलाफ बताया है। मामला बिगड़ता देख केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा, किसी के साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सवर्णों की नाराजगी की वजह से बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि सवर्ण बीजेपी के कोर वोट बैंक रहे हैं। लेकिन अब इसी वोट बैंक के छिटकने के खतरे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है।
विपक्ष ने भी इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है और संसद के बजट सत्र में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी भी कर चुका है। लेकिन यूजीसी नियमों के मुद्दे पर विपक्ष बटा नजर आ रहा है। कांग्रेस ने नियम का विरोध तो किया है, लेकिन आरजेडी समाजवादी पार्टी दबी जुबान से इसका समर्थन करते दिखे। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, सरकार एक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए दूसरा खराब मुद्दा लाती है, कंपटीशन है, दूसरे खराब से तीसरे खराब मुद्दे पे जाती है, तीसरे खराब से चौथे खराब मुद्दे पे जाती है कि मुद्दे ही नहीं तय हो पा रहे हैं कि सरकार चाहती क्या है। यूजीसी पे निश्चित रूप से जब सरकार का स्वरूप सामने आएगा, किस रूप में ला रही है, तो उस पर हम जो जन विरोधी है उसका विरोध करेंगे। कि कई समूह, कई वर्ग के लोग इसे नाहक मुद्दा बना कर करके देश में एक बवेला पैदा करना चाहते हैं। भारत की सरकार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन हम लोगों का मत साफ है। हम लोगों ने सदैव शोषित, वंचित, लांछित जो वर्ग हैं, जिनके हक और हकूक लगातार दबाए जाते रहे हैं, हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। हम न किसी के हक को पर डाका डालते, न अपने हकों पर किसी को डाका डालने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसा है, यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। अब समझते हैं कि यूजीसी का वो नियम क्या है और इनका विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल 13 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनिमय 2026 नाम से नए कानून लागू किए गए हैं। पहली बार इन नियमों में ओबीसी को शामिल किया गया है। अब एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी छात्रों और कर्मचारियों के खिलाफ होने वाले व्यवहार को भी जातिगत भेदभाव माना जाएगा। लेकिन सामान्य वर्ग का मुद्दा है कि नए नियमों को धारा 3C के तहत भेदभाव से बचाव केवल एससी, एसटी और ओबीसी क्यों ही हो रहा है और सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव होगा। 2025 के ड्राफ्ट में भेदभाव की झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, जिसे अंतिम नियमों में हटा दिया गया है। इससे नियमों में दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है और छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। इन नियमों में प्रमाण का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर है, यानी आरोप लगाने से सवर्ण छात्र कसूरवार माने जाएंगे जब तक कि आरोपी खुद को बेकसूर साबित नहीं कर देता। ऐसा नहीं है कि ये नियम पहले से लागू नहीं थे, बल्कि नियम में बदलाव से विरोध हो रहा है। 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाति भेदभाव रोकने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे, लेकिन पहले ये नियम सिर्फ सुझाव और जागरूकता के लिए थे। इनमें कोई सजा या अनिवार्यता नहीं थी। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला ने जाति उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह 22 मई 2019 को महाराष्ट्र में दलित डॉक्टर पायल तड़वी ने भी आत्महत्या कर ली थी। 29 अगस्त 2019 को रोहित वेमुला और पायल तड़वी के परिजनों ने कॉलेज में जाति भेदभाव के नियमों को सख्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नए नियम बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद यूजीसी ने पुराने नियमों में कई बदलाव किए और 13 जनवरी 2026 को नए नियम नोटिफाई कर दिए, जहां यूजीसी का तर्क है कि 2020 से 2025 के बीच जातिगत शिकायतों की भेदभाव की शिकायतों में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसके कारण ये सख्त नियम जरूरी थे। लेकिन ये दलील सवर्ण समाज के गले नहीं उतर रही। नतीजा है कि अब इसका विरोध चारों तरफ होने लगा है। पीएम मोदी को लेटर लिखा जा रहा है तो कहीं इस नियम को भ्रम जैसा बताया जा रहा है। आज मैंने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख करके और मैंने मांग किया है कि या तो आप यूजीसी के नए नियमावली को वापस कर दीजिए, नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए। उनके सवर्णों के बच्चों को निर्दोष होने पर भी फंसाया जाएगा और अगर कोई झूठा फंसा रहा है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे क्या होगा? इससे जो है अराजकता बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, आपस में जातिवाद के नाम पर लोग लड़ेंगे। अब जो है या तो मोदी जी देश को बचा लीजिए और नहीं अगर आप ये वापस लेते हैं तो मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए। मैं 40 दिन तक इंतजार करूंगा आपका। यूजीसी के गाइडलाइन को लेकर के जो लोग भी बोल रहे हैं इसके अगेंस्ट में, मुझको लगता है कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए
लोगों को समझना चाहिए। सवर्ण कोई आशंकित है ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग जरूर कंफ्यूज्ड हैं, जिसके चलते ऐसी स्थिति है। कंफ्यूजन लोगों को खुद दूर करना चाहिए। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जो विरोध हो रहा है वो अब सीधे तौर पर बीजेपी के कोर वोटर सवर्ण समाज और ओबीसी के बीच के संतुलन को बिगाड़ने का खतरा पैदा कर रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी सवर्ण समाज का कुनबा बीजेपी के समर्थन का सबसे मजबूत आधार रहा है, लेकिन लखनऊ से लेकर मेरठ तक जिस तरह बीजेपी के ही युवा मोर्चा नेता और पदाधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं वो पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। एक तरफ जहां बीजेपी के भीतर फूट दिख रही है, वहीं विपक्षी दल इस मौके को भुनाने में जुटे हैं। वे सरकार पर सवर्णों की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं और नए नियमों को समाज को बांटने वाला बता रहे हैं। यूजीसी के नए नियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका भी दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सेक्शन 12 और सेक्शन 23 यूजीसी एक्ट जो है वो ये कहता है कि यूजीसी का जो काम है वो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देना और यूजीसी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको कैसे चलाया जाए उसकी बात करती है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि यूजीसी स्टूडेंट्स को लेकर या स्टेक होल्डर्स को लेकर कोई कानून बनाए या कोई रूल्स फ्रेम करे। एक सबसे पहले मेंटेलिटी का। दूसरी बात ये है कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें सेक्शन 3C जो है उसमें कास्ट बायसनेस जो है वो दिखती है। जब हमने रूल्स पढ़े तो उसके अंदर जो 3B और 3E है उसके अंदर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात वहाँ कर दी गई थी। एक अलग से सेक्शन प्रोविज़न लाना जो कि SC ST और OBCs की बात करता है, जर्नल कैटेगरी को उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस दिखती है। ये दो जो है मुद्दे, मेन जो मुद्दे हैं वो ये हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजीव उनियाल जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और लॉयर DK दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ तारिक अहमद लारी सपा के नेता हैं और मेरे साथ वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले DK दुबे जी, 60 सेकंड का वक्त हम सब लोगों को देते हैं अपनी बात को कहने के लिए। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये कानून सवर्णों के साथ भेदभाव करते हैं? दुबे जी। देखिए, इस कानून को समझने के लिए जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये बात समझ आई कि जिस किसी ने भी लिखा है वो ना तो लॉ जानता है ना संविधान जानता है। उद्देश्य अच्छा हो सकता है लेकिन उसमें जो क्लॉज और पंचुएशन इस्तेमाल की गई है वो बहुत खराब इस्तेमाल की गई, जिसकी वजह से ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। और अब दिख रहा है कि अगर उसको सही से रीड्राफ्ट ना किया गया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इसको रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, अगर इसको रीड्राफ्ट ना किया गया तो निश्चित तौर से ये अवसर देता है एक समाज को या एक वर्ग को कि वो दूसरे वर्ग के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। मतलब ये है कि मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी हो जाएगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 50% रिजर्वेशन और अनरिजर्व कैटेगरी में भी 20% के लगभग वो लोग आ जाते हैं जो मेरिट में आते हैं। अब बचता है जो एडमिशन का स्तर, वो 25 से 30% बचता है। 25 से 30% माइनॉरिटी और 70 से 75% वह मेजॉरिटी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में माइनॉरिटी को अगर अवसर नहीं दिया जाएगा या फिर माइनॉरिटी जो हो जाती है उसके लिए रूल्स स्ट्रिक्टली फ्रेम नहीं किए जाएंगे, तो निश्चित तौर से ये संभव है कि अवसर मिले तो मेजॉरिटी वर्ग या पार्टिकुलर रिलीजन, पार्टिकुलर कम्युनिटी दूसरे वर्ग के खिलाफ नाइंसाफी करे, उसके करियर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए इसको रीड्राफ्ट करने की आवश्यकता है। रीड्राफ्ट करने की आवश्यकता है। संजीव उनियाल जी, आपको भी लगता है रीड्राफ्ट करने की आवश्यकता है? मैं चौरसिया जी थोड़ा सा अलग मेरा व्यू रखना चाहता हूं कि सामाजिक समस्या है अपने आप में। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से दुबे जी ने ठीक कहा कि इसको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, दोबारा रीइंटरप्रेट कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि सामाजिक समस्या का निवारण, अगर मान लीजिए सरकार बढ़िया चल रही है चौरसिया भाई, उस सरकार को क्या जरूरत थी इसमें छौंक लगाने की? तो मुझे लगता है कि वो जो रोहित वाला जो केस आपने भी अपने जो है शुरुआत इनिशियल स्टेज में बताया, क्योंकि सरकार को डायरेक्शन दिए सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में कि भाई आप इसको रिविजिट करिए, रीड्राफ्ट करिए, क्योंकि एक खास जो है वो वर्ग के साथ कुछ मतलब सही से जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा, उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। तो सरकार को डायरेक्शंस के बेसिस पे उसमें विजिट किया उन्होंने, उसमें जो 3-4 चीजें की मुझे लगता है जो अभी अब जो ज्यादातर लोग जो है भ्रमित है इसमें
अगर आप ठीक से पढ़े, मैंने ठीक से पढ़ने की कोशिश की थोड़ी सी देर में, आज जब मैं अपने चेंबर में थोड़ा फ्री था, तो मैंने ये देखा कि इसमें प्रॉपर आप देखिए 24/7 का आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है। अगर किसी बालक के साथ, बालिका के साथ इस तरह की घटना होती है तो 24/7 वो सबसे पहले कॉल कर सकता है। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बना रखे, केंद्र बना रखे हैं जिसे ईओसीज कहते हैं ये लोग, जहां पर के जाके उसके बाद कंप्लेन कर सकता है। 30 डेज तक कंप्लेन देना जो है वो अनिवार्य है। अगर वो उसको सोल्यूशन नहीं निकाल पाते तो आप उसको एंड डिस्क्रिमिनेशन पुलिस जो है उसमें उसको एक खास तो मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग यूजीसी जो है कमेटी स्पेशल उसके बाद बनाएगी, उसमें वो जाके अपील कर सकते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस को बनाने की, संरचना को, स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की गई है चौरसिया, जिससे कि वास्तव में लोग जो हैं वो जो एक खास जो सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरप्रेट किया उस केस को, उसके बाद उनके माँ बाप ने वो पिटीशन डाला था, रोहित एंड वो दूसरी एक और बालिका के, तो उसके बेसिस पर इन चीजों को उसमें अमेंड करके डाला गया। वरना मुझे लगता है कि यूजीसी को कोई जरूरत नहीं थी, सेंटर को कोई जरूरत नहीं, सेंटर के पास बहुत सारे काम है, इतने बड़े बड़े काम सेंटर कर रहा है, तो शायद ये एक रीजन रहा होगा। पर हाँ, क्योंकि सामाजिक समस्या बहुत बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको शांति से निपटाने के लिए, क्योंकि हम थर्ड इकोनॉमी बन चुके हैं, हमें फर्स्ट इकोनॉमी पे जाना है, हम इसी तरह प्रोग्रेस करते रहें और दोबारा से जो हम शीर्ष स्थान पर पहुंच सके, तो मुझे लगता है कि एक लॉ ऐसा है कि इसी टाइम जो है इसको दोबारा से रिविजिट करने के लिए रिविजिट करने की जरूरत है। मोटे तौर पर संजीव उनियाल जी सही बता रहे हैं, लेकिन रिविजिट करने की जरूरत है। वरुण पुरोहित जी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? दीपक जी, ये जो मोदी सेंट्रिक सरकार है, आयातित पूंजीवाद की पोषक और संरक्षक है। आपने सीरीज ऑफ एक्ट देखिए, किसान बिल लाए, मोबाइल ऐप लाए, शंकराचार्य जी का अपमान, इनकी जो है ना, इनकी बुद्धि पर आयातित पूंजीवाद का काली छाया पड़ चुकी है। हर बात में कोई ना कोई ऐसा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं जो जनता उससे परेशान हो, प्रताड़ित हो। आप मुझे बताइए, क्या यूनिवर्सिटीज में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है? क्या शिकायतों के लिए नया रूल्स लाने आवश्यक थे ऐसे टाइम पर? सभी मान रहे हैं इस बात को गलत तरीके से लाया गया और एक सॉफ्ट टारगेट ब्राह्मणों को बना दिया जाता है। ब्राह्मण ऐसा करता है, ब्राह्मण ऐसा करता है। अरे भाई, वरुण पुरोहित जी के साथ मुझे लग रहा है संपर्क टूट गया है। तारिक अहमद लारी जी के साथ चलते हैं। तारिक अहमद लारी जी, क्या रिविजिट करना चाहिए इन कानूनों को या आप इसके समर्थन में है? क्योंकि रामगोपाल यादव जी तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, समझने में कंफ्यूजन हो रहा है, सिर्फ SC ST के साथ OBC को शामिल किया गया है। देखिए, ये टॉपिक है सेंसिटिव, दोनों साइड के वैलिड पॉइंट्स हैं। मैं फैक्ट्स की बात करूंगा। अगर आप रोहित और प्रिया का केस देख लें तो उन लोगों ने सुसाइड इन्हीं वजहों से किया भी था। उसमें OBC को ज्वाइन किया है, OBC को किया है तो ठीक किया है। कुछ चीज़ें हैं, देखिए हर वर्ग में, हर जात में 19-20 लोग होते हैं, लेकिन एक 6% 94% का मामला आ गया है। 6% में भी 1% ऐसे होंगे जो इस नेचर के होंगे कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट के हम हैं, तुम लोअर कास्ट के हो, तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुम शेड्यूल ट्राइब हो, वो करते होंगे। और 94 में भी ऐसे 1-8% लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ का मिसयूज करेंगे। तो वैलिडिटी दोनों तरफ से चल रही है। देखना यह है कि क्या होता है। हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है और यही चीज़ बताता है कि बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू हिंदू करती है, उसके कार्यकर्ता हिंदू हिंदू करते हैं, बाकी वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC को हिंदू नहीं मानते हैं, उनको अपने अगेंस्ट ही मानते हैं। तो अब हमको देखना है कि ये लोग कहाँ तक, किस हद तक जाते हैं। ये जो बीजेपी के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC को वो महत्व नहीं देना चाहते हैं या उनको पैरों तले रौंदना चाहते हैं, वो कहाँ तक जाते हैं वो देखा जाए, वक्त आने दीजिए। ठीक है, किस कहां तक जाते हैं ये देखा जाए। DK दुबे जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ वोट बैंक की तरह हिंदू समाज को यूज करती है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जिस पायल तड़वी की बात कर रहे हैं उसकी मां का नाम है आबिदा सलीम तड़वी, उनके पिता का नाम है सलीम तड़वी। ये ST कैसे हो गए जिनके आधार पर ये बात कही जा रही है? दूसरी बात ये आती है, जिस रोहित वेमुला की बात कर रहे हैं वो OBC निकले। तो ये जो कहानी है उसको थोड़ा एंगल दूसरा मत दीजिए। ये देखिए कि इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होने की संभावना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सरकार का इंटेंशन खराब हो, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। लेकिन सवाल इसमें ये पैदा होता है, क्या UGC के पास ये पावर है? अच्छा, गजट आपने पढ़ा हो, संजीव जी बैठे हैं, बड़े भाई हैं,
गजट अगर पढ़ा हो तो किसी मिनिस्ट्री ने ये गजट नहीं किया, ये गजट नोटिफिकेशन एक सचिव के द्वारा किया गया, उसमें मिनिस्ट्री का नाम नहीं लिखा है। और यूजीसी को पावर कहां से होगी उसको ड्राफ्ट करने की? मेरा कहना यह है कि इसको ड्राफ्ट करने के लिए कोई लीगल लेजिस्लेटिव कमेटियां होती हैं, लेजिस्लेटिव कमेटी के पास भेजना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजना चाहिए, जो इसको सही से करे। क्योंकि पंचुएशन का बहुत बड़ा गेम होता है लॉ में, और इसमें पंचुएशंस को अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके अर्थ और अनर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। इसलिए अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें कहा गया है कि अगर कमेटी को यह लगता है कि ये पुलिस के पास जाना चाहिए तो 7 दिन में कमेटी पुलिस को रेफर कर देगी। दूसरी तरफ यह कहा गया कि कमेटी के डिसीजन से अगर कोई ग्रीवांस होती है तो ओम्बेड्समेंट खुला हुआ है। तो आप मुझे बता दीजिए, एक तरफ आप पुलिस के पास भेज देंगे, फिर ओम्बेड्समेंट क्या करेगा? आप ये कहते हैं कि नहीं, यहां से होते हुए ओम्बेड्समेंट के पास जाएगी, ओम्बेड्समेंट फाइनल तय करेगा कि इस पर पुलिस केस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो समझ में आती। अब आपने ओम्बेड्समेंट में रख दिया और पुलिस के पास भी भेज दिया, तो समझ ही नहीं आता। दूसरी बात आपने ये किया कि जब उसमें कमेटी बनाई तो कमेटी जब भी लिखा जाता है तो ये कहा जाता है कि इसमें ये होने चाहिए और इनमें ये भी होने चाहिए, मतलब इनकी संख्या भी होनी चाहिए। आपने जब उसमें लिखा, जिसने भी लिखा उसने कहा ये मस्ट होने चाहिए, बस इसके अलावा उसने कुछ नहीं लिखा। अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, उसमें जो वीमेन है वो वीमेन सामान्य वर्ग की हो सकती है, वीमेन ओबीसी भी हो सकती है, कमेटी में जो लोग बैठेंगे वो ये भी हो सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कमेटी इसको वैसे समझना चाहिए जैसे वक्फ बोर्ड का केस था और वक्फ बोर्ड की अपील ट्रिब्यूनल चली गई और ट्रिब्यूनल में भी वही बैठे हुए हैं तो उन्होंने भी वही निर्णय कर दिया, इसीलिए तो वक्फ बोर्ड का संशोधन हमको करना पड़ा। तो जिसकी तरीका नहीं है डिबेट उसी वर्ग का व्यक्ति में बैठा दिया, तो फिर कैसे भाई विश्वास करेगा व्यक्ति की हमारे साथ इंसाफ होगा? वरुण पुरोहित जी, आप क्या कहेंगे? मैं फटाफट आपका रिएक्शन ले लेता हूं क्योंकि आपका कनेक्शन कट गया था। तारिक भाई रुक जाइए। मैं दीपक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो सभी मान रहे हैं, दुबे जी ने भी कहा कि लीगल एक्सपर्ट नहीं था जिसने ड्राफ्ट किए। इसका मतलब केंद्र सरकार हर तरह से निकम्मी है, नकारा है। जब आपके पास केंद्र सरकार पर लीगल एक्सपर्ट्स ही नहीं है रूल्स बनाने के लिए, पूरे पैन इंडिया रूल्स बना रहे, वो भी उच्च शिक्षा के लिए, तो आप उच्च स्तरीय लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था ब्राह्मणों की बात, तो सॉफ्ट टारगेट कर रखा है, उससे भी हमको ऊपर उठने की आवश्यकता है कि ब्राह्मणों ने किसी का कुछ बिगाड़े नहीं, संस्कृति समाज के लिए अपना जीवन होम किया है। दूसरा, मैंने सीरीज ऑफ एक्ट बताया ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी मोदी सेंट्रिक है, आदि तो गैर भाजपाई हैं, अटल जी अडवाणी जी युग की बात मैं नहीं करता हमेशा से। तो ये इनका किसी न किसी रूप में ध्यान भटकाना हर 2 महीने बाद। अच्छा, विपक्ष की भी मैं मूर्खता शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अच्छा करना नहीं चाहिए। 2-3 महीने से मोदी सेंट्रिक सरकार फिर कोई बॉल फेंक देती है, फिर उसके पीछे भागते हैं। ये डाइवर्जन जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो उद्देश्य है ही सरकार के अंदर कि क्यों डाइवर्जन किया जा रहा है। तो डाइवर्जन इसलिए किया जा रहा है कि इनको जो आयातित पूंजीवाद है उसको कैसे उसकी जड़ें देश में जमाई जाए। आपने भी जो मैंने एंटी मंडल, आपको तो ध्यान होगा, एंटी मंडल जब आंदोलन चला, मैं तो उसको बहुत पार्ट रहा हूँ। उस समय भी छात्रों की पीड़ा हमारी समझ में आती थी, खूब छात्र आंदोलन में भाग लिए। तो छात्रों की पीड़ा को जो डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं ना, फिर कह देंगे राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्षियों ने जैन जी को भड़का दिया, देश में आंदोलन फैला दिया, इस टाइप का, जैसे किसानों के लिए एंटीशंट बोलते थे, ये शुरू कर देंगे इस बात को। तो अब यूपी का चुनाव आ रहा है तो अखिलेश पे आरोप लगा दें, पीडीए सीडीए पीडीए पता नहीं क्या क्या। इस प्रकार की चीजें करने से देश नहीं चलता है, इनको समझना चाहिए। राजनीतिक सूझबूझ और गहराई की आवश्यकता है। एक सोच होती है सबको साथ लेके चलने की। नारा तो लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ विकास नहीं कर रहे। इनको किसी भी तरह जो हमारी सामाजिक संरचना है उसका विनाश करना है और उससे इनको ऊपर आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी 50% या 40% डिवाइड हो चुकी है इस मुद्दे पर, इनको समझ नहीं आ रहा। और ये जो सवर्ण वोट है, जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड वर्ड का मैं प्रयोग कर रहा हूँ सुबह, ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड इन्होंने कर रखा है, ये बाउंस बैक करेगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस तारिक भाई, मेरे पास बात करने के लिए वक्त यही तक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 2 लोग तो इसको रीड्राफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग इस पर सरकार के इंटेंशन पर सवाल उठा रहे हैं। हमारी इस कवरेज में खबर ठोके में